हेलो स्टूडेंट्स, आपके बीच डॉक्टर एन के शर्मा एन के एस लर्निंग कैंपस में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, जैसा कि सब्जेक्ट आपको इतिहास के साथ साथ मैंने सोचा आपका जीएस भी कंप्लीट करवाते चलें। जैसे जीएस में अभी हम करंट में और जनसंख्या नगरीकरण दोनों के विषय में चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल आपको करंट ना पढ़ाकर पहले जनसंख्या नगरीकरण पढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि जनसंख्या नगरीकरण से बहुत प्रश्न आते हैं। इसके बाद आपको करंट की भी चर्चा होगी। तो करंट में क्या पढ़ा जाए, कैसे पढ़ा जाए, इसकी एक योजना बताएंगे। वास्तव में करंट आपका बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। आज पीसीएस में अगर उठा कर आप देखेंगे तो 30 से 35 क्वेश्चन करंट के रहते हैं और समीक्षा अधिकारी भी आपको 15 से 18 क्वेश्चन कहो 20 क्वेश्चन आ जाएं। ठीक है, तो उसकी भी हम करंट की चर्चा करेंगे। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं जनसंख्या की, भारत की जनसंख्या नगरीकरण। वास्तव में भारत की जनसंख्या नगरीकरण के साथ साथ आपको उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नगरीकरण पढ़ना है। अगर आप यहाँ स्टेट का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो उत्तर प्रदेश जनसंख्या नगरीकरण पढ़ना बहुत जरूरी है। तो पहली चीज ये, जनसंख्या नगरीकरण में क्या क्या देखना है। देखो, अभी हम चर्चा करने जा रहे हैं जनसंख्या नगरीकरण, जरा ध्यान देना। जैसे दिया है कि भारत की जनगणना, वास्तव में भारत की जनगणना को कराने का अधिकार किसको है? नंबर एक, याद रखना कि ये केंद्र सरकार को है। किसके पास है ये अधिकार? तो ये केंद्र सरकार के पास है। ये चीज आप लोग याद रखना। दूसरी चीज ये कि अगर ये कभी भी पूछा जाए कि सर्वप्रथम जनगणना की शुरुआत किस देश ने की, तो सर्वप्रथम जनगणना की शुरुआत करने वाला जो था वो याद रखना कौन था? स्वीडन था। तो स्वीडन ने सबसे पहले जनगणना की शुरुआत की थी। ठीक है, तो स्वीडन ने सबसे पहले जनगणना की शुरुआत की है। ठीक, तो स्वीडन ने कब की है? 1749 में। ठीक, इसके बाद सर्वप्रथम 10 की जनगणना किसने चालू की थी? तो 1890 में यूएसए ने 10 की बात करें। अब एक प्रश्न और बनता है कि ब्रिटिश काल की पहली आधुनिक जनगणना कब हुई थी? तो याद रखना, ब्रिटिश काल की आधुनिक जनगणना यानी कि भारत पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। अब भारत में अंग्रेजों का जो अधिकार हुआ तो ऐसा कौन था? तो लॉर्ड क्लाइव था, उसने अधिकार किया और इसके बाद काफ़ी लंबे समय तक चलता आ रहा। लॉर्ड क्लाइव है। वारिंग हेस्टिंग के समय पूरी सत्ताई आ गई थी। फिर इसके बाद ये पूछा जाए कि कौन गवर्नर था जिसके समय जनगणना प्रारंभ हुई, तो याद रखना पहली जनगणना भारत की शुरुआत हुई थी तो 1872 में लॉर्ड मेयो के समय। किसने की थी? तो लॉर्ड मेयो। तो ये लॉर्ड मेयो ने जनगणना की शुरुआत की थी और इसकी हत्या भी कर दी जाती। एक पठान ने छुरा मारकर अंडमान में हत्या भी हो जाती। तो लॉर्ड मेयो के साथ 1872 में जनगणना की स्टार्टिंग हुई। लेकिन भारत में 10 की जनगणना और नियमित जनगणना ये 1800 कब हुई? 81 में। ये कब हुई? 1881 में हुई थी। तो 1881 में किसके समय हुई? तो लॉर्ड रिपन के समय हुई थी। किसके समय? तो लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन ने भारत में यानी कि ये नियमित जो जनगणना थी ये उसके समय हुई। और कहा जाए भारत का सबसे उदारवादी अगर देखा जाए गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड रिपन ही था। ठीक है, भारत की 15वीं जनगणना की शुरुआत हुई, यानी कि भारत की 15वीं जनगणना जो 2011 में हुई ये 15वीं थी। ठीक है, लेकिन अगर ये पूछा जाता है कि जब स्वतंत्र लग जाए शब्द, स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना थी? तो 7वीं थी। वैसे टोटल अगर देखी जाए तब तो हम लोग 1872 से करेंगे, तब तो ये 15वीं हो जाएगी। अगर स्वतंत्र भारत यानी कि 1947 के बाद अगर जनगणना की बात करेंगे तब हमारी ये 7वीं जनगणना है। ठीक है, अगर यही पूछी जाए कि 21वीं शताब्दी की हमारी ये कौन सी जनगणना थी, तो दूसरी थी ये। तो दूसरी याद रखना, दूसरी जनगणना थी। अब मित्रों एक चीज और याद रखना,
कि जनसंख्या का जो विभाजक था वो सबसे यानी कि खराब यानी कि नेगेटिव रहा, वो 1911 से 21, यानी कि महामारी की वजह से बहुत लोगों की मृत्यु हो जाती है। लेकिन पुनः जनसंख्या का विस्फोटक कहा जाता है 1951 और 81 के बीच महाविस्फोटक का काल आता है। तो ये भी याद रखना। फिर दूसरी चीज, जनगणना जो है ये किसका कार्य है, तो केंद्र सूची का है। अब देखो सूचियां हैं 3, एक कौन कौन सूचियां हैं, तो नंबर 1 संघ सूची है, संघ सूची, फिर राज्य सूची, और नंबर 3 समवर्ती सूची। अब ये पूछा जाए कि जनगणना किस सूची का कार्य है, तो संघ सूची, यानी किसका है, तो ये संघ सूची यानी कि केंद्र सरकार का इसमें रोल रहता है। ये अधिनियम कौन सा है, तो 1948 है। अब अनुच्छेद आर्टिकल्स पूछा जाए कौन सा है, तो 246 है। कराने का दायित्व किसका है, तो केंद्र सरकार का है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। दूसरी चीज, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर पूछा जाए, भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है, तो राजस्थान है। राजस्थान, एक सूत्र याद रखना, राजस्थान है, फिर इसके बाद मध्य प्रदेश है, फिर इसके बाद महाराष्ट्र है, ठीक है, फिर इसके बाद उत्तर प्रदेश है। तो ये याद रखना कि राजस्थान सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में हो गया है। क्योंकि ये राजस्थान कब हुआ है, तो एक चीज़ याद रखना कि 1 नवंबर 2000 को राजस्थान पहले स्थान पर आ जाता, चूँकि उस समय यानी कि छत्तीसगढ़ और एमपी का विभाजन होता है, तो 2 पार्ट में पड़ जाता है और उसकी जगह स्थान राजस्थान का आ जाता है। उसके पहले यानी कि अगर देखा जाए जब विभाजन नहीं हुआ तो एमपी ही था पहले स्थान पर, लेकिन अब जो है राजस्थान पहले पे है, मध्य प्रदेश दूसरे पे है, महाराष्ट्र तीसरे पे, उत्तर प्रदेश चौथे पे और आंध्र प्रदेश 5वें पे। तो ये चीज़ याद रखना क्षेत्रफल की दृष्टि से। दूसरी चीज अब पूछेगा कि स्टेट में क्षेत्रफल तो सबसे ज़्यादा हो गया राजस्थान का, सबसे कम क्षेत्रफल किसका है। अब कम की बात करेंगे, न्यूनतम की बात करेंगे हम, तो याद रखना गोवा को लगा के आएंगे। अब यही चीज है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से केंद्र शासित राज्यों में सबसे बड़ा किसका है, तो अंडमान निकोबार द्वीप का है। किसका है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है। और यही पूछा जाए केंद्र शासित में सबसे कम किसका है, तो लक्षद्वीप का याद रखना, किसका, तो लक्षद्वीप का सबसे न्यूनतम क्षेत्रफल है। दूसरी चीज, एक चीज और याद रखना, लक्षद्वीप में साक्षरता सर्वाधिक केंद्र शासित पूछा जाए सर्वाधिक साक्षरता किसकी है, तो लक्षद्वीप को लगा के आएंगे। अगर यही चीज पूछी जाए पॉपुलेशन में कि ये बताओ भारत में सर्वाधिक पॉपुलेशन किसकी है, तो उत्तर प्रदेश की है। किसकी है, तो उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक पॉपुलेशन है। इसके बाद अगर ये पूछा जाए न्यूनतम पॉपुलेशन किसकी है, तो सिक्किम को लगाएंगे। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश, और न्यूनतम जनसंख्या वाला कौन सा है, तो सिक्किम है। भारत में सर्वाधिक पॉपुलेशन वाला केंद्र शासित कौन है, तो दिल्ली हो जाएगा। और भारत में न्यूनतम केंद्र शासित पूछा जाए तो लक्षद्वीप को लगाएंगे। तो मित्रों ये चीज याद रखना। इस तरीके से आपको जनसंख्या नगरीकरण पढ़ना है। भारत में 4 राज्य जनसंख्या की दृष्टि से पॉपुलेशन वाला पूछा जाए तो नंबर 1 क्या लगाएंगे, नंबर 1 उत्तर प्रदेश लगाएंगे, नंबर 2 महाराष्ट्र लगाएंगे, नंबर 3 बिहार लगाएंगे और नंबर 4 वेस्ट बंगाल लगाएंगे। तो इस तरीके से जनसंख्या नगरीकरण आपको पढ़ना है। मित्रों जनसंख्या नगरीकरण के एक भी प्रश्न गलत नहीं होंगे, चाहे वो भारत की हो और चाहे वो उत्तर प्रदेश की हो। और मित्रों याद रखना कि जनसंख्या नगरीकरण से यानी कि कोई भी परीक्षा होती है स्टेट लेवल की तो वहाँ से 5 से 7 प्रश्न आते ही हैं। तो ये 5-7 प्रश्न गलत मत करना, क्योंकि एक एक प्रश्न का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। और मेरा मानना यही है कि हर तरीके से आपको यानी कि
अपना प्रयास करना चाहिए कि मेरे प्रश्न गलत ना हो, और कोडिंग बनाकर आप जरूर पढ़ें। जैसे मैंने क्षेत्रफल में बताया कि R M M U और बाद में ए, यानी कि राजस्थान हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है, फिर उत्तर प्रदेश, तब आंध्र प्रदेश। तो ये रमुआ हो जाएगा, यानी कि राजस्थान और ये महाराष्ट्र ये दूसरे, सॉरी ये MP दूसरे पे है, और यानी महाराष्ट्र तीसरे पे, उत्तर प्रदेश चौथे पे और आंध्र प्रदेश पांचवें पे। ठीक है, तो इस तरीके से अब एक प्रश्न जरूर अभी आ सकता है, समीक्षा अधिकारी में पूछा जाए पीसेस में, अब पॉपुलेशन की दृष्टि से 4 देश बताइए। तो अब पॉपुलेशन की दृष्टि पे नंबर 1 पर भारत आ गया, नंबर 2 पे चीन है, नंबर 4 पे USA है, नंबर 4 पे देखो ध्यान देना, नंबर 1 भारत हो जाएगा, भारत के बाद चीन हो जाएगा, फिर USA हो जाएगा, और USA के बाद कौन हो जाएगा, इंडोनेशिया हो जाएगा। ठीक, तो ये 4 तो आपको याद ही रखना है, और यहाँ से प्रश्न आ सकता है। इंडोनेशिया जो है ये मुस्लिम कंट्री है, कहा जाए कि यहाँ 99% मुसलमान रहते हैं, तो ये चीज़ याद रखना। जनसंख्या नगरीकरण को अच्छे से पढ़ लेना। उत्तर प्रदेश की जब पढ़ाएंगे तो उत्तर प्रदेश में भी याद रखना कि उत्तर प्रदेश 4 जनसंख्या वाले जिले, तो मुगाल तो ये है उत्तर प्रदेश। इलाहाबाद हो जाएगा, फिर मुरादाबाद हो जाएगा, गाजियाबाद हो जाएगा, आजमगढ़ हो जाएगा, लखनऊ, यानी कि ये पॉपुलेशन वाले हैं। तो कुल मिला के कोडिंग बना के हम बताएंगे कैसे पढ़ना है जनसंख्या नगरीकरण। मिलते हैं हम लोग कल पुनः फिर जनसंख्या नगरीकरण के पाठ से, और कल बहुत महत्वपूर्ण क्लास होगी जनसंख्या नगरीकरण के विषय में। और कल हम लोग चर्चा करेंगे करंट, यानी कि करंट कैसे पढ़ा जाए, करंट में कैसे अधिक अंक पाया जाए और क्वेश्चन गलत ना हो, कुछ हम टिप्स बताएंगे। कल पुनः फिर हम लोग मिलते हैं।